मतलब ये है कि स्टार्टिंग से लेकर बेसिक से लेकर फिर एडवांस जाओ, ना कि सिर्फ एडवांस पे जी focus करना। एग्जैक्टली ABCD के बाद ही पूरा लेटर्स पढ़ सकते हैं आप, तो ABCD पहले पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल सही है। तो क्या सच में रोबोट्स ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं? मतलब एक प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी की तरह और वो आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए चैट GPT और रोबोटिक सर्जरी में बहुत अंतर है। अभी तक जो AI बेस्ड प्लानिंग है वो इतनी एडवांस नहीं आई है, बट हाँ हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और आज मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि हम जितनी एडवांस सर्जरी होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, जैसे आर्थ्रोस्कोपी, सर्जरी ऑफ शोल्डर, नी, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा केसेस, सब के सब हम आप इस सेंटर में करते हैं। इसका फ्यूचर अगर हम देखें कि एज अ सर्जन आप क्या एज अ फ्यूचर इसका फ्यूचर देखते हैं, रोबोट्स का फ्यूचर देखते हैं, इसमें लेटेस्ट एडवांसमेंट अभी क्या आया है और आप उन्हें अपनाने का सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? इसके डिसएडवांटेज के बारे में अगर मैं बात करूँ, इज देयर एनी डिसएडवांटेज? जिस रिकवरी में हफ्तों से महीनों तक लगते थे, अब कुछ दिनों में पेशेंट इंडिपेंडेंट चलने लगते हैं। नी बेंड करना, घुटना मोड़ना, चलना वो बहुत फास्ट होने लगता है। फिजियो की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो ओवरऑल एडवांटेजेस ज़्यादा है। रोबोटिक्स की जब बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आ जाता है। तो इंडिया कहाँ पर है इंटरनेशनल लेवल ऑफ रोबोटिक्स को बीट कर पा रहा है? फ्यूचर इज ब्राइट। फ्यूचर इज़ ब्राइट, बट आपने जैसे कहा वही कॉस्ट फैक्टर आएगा, तो वो कैसे बैलेंस होगा? अच्छा, पेशेंट का माइंडसेट क्या है रोबोटिक्स को लेकर? अब ये सवाल बड़ा ट्रिकी सवाल है। अब वेलकम, यू आर वाचिंग नेशनल खबर। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एक रिनोन्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिनकी संस्था ने अभी तक में 500 से ज़्यादा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की है। घुटने की सर्जरी नाम सुनते ही लोगों में बहुत बड़ी चिंता आ जाती है, उनके सिर पे लकीरें दिखने लगती हैं, लेकिन जब रोबोट्स उसमें शामिल हो जाएं तो चिंता की लकीरें और ज़्यादा गहरा जाती हैं कि क्या रोबोट्स हमारी सर्जरी करने वाले हैं, और अगर रोबोट्स हमारी सर्जरी करेंगे तो क्या वो सही भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर मुझे दोबारा से सर्जरी करानी पड़ेगी, या ये सर्जरी बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है। ऐसे बहुत सवाल हैं जो आज के इस खास प्रोग्राम में पूछे गए हैं, मरीजों से जुड़े हुए सवाल, और ख़ास तौर पर ये कि क्या रिकवरी बढ़ जाती है। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम अपने गेस्ट से चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, चेयरमैन ऑफ एमी केयर हॉस्पिटल। सो वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू प्रज्ञा। एंड आज का जो डिस्कशन है वो खासतौर पर रोबोटिक्स को लेकर होने वाला है, और जिस तरीके से आपकी टीम ने जानकारी दी है, 500 प्लस रोबोटिक सर्जरीज आप लोग क्रॉस कर चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू प्रज्ञा। और कई यंगस्टर्स जो हैं, कई यंग सर्जन्स जो हैं, उनके लिए एक आइडल बन चुके हैं आप, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल? देखिए चाहे रोबोटिक सर्जरी हो या कोई और सर्जरी हो, किसी भी सर्जरी को सीखने के लिए उसकी बेसिक से लेके सारी एडवांस नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जैसे हमारे यंगस्टर्स आते हैं, फेलोज़ आते हैं, जूनियर सर्जन्स आते हैं, वो बहुत जल्दी जंप करना चाहते हैं कि हम रोबोटिक सर्जरी सीख जाएं। बिल्कुल। तो मेरी उनको हमेशा सलाह होती है कि पहले कुछ वर्ष, कुछ ईयर्स अपनी ट्रेनिंग के, जब वो प्रैक्टिस में आते हैं, अपनी मास्टर्स डिग्री ख़त्म करते हैं, उनको सर्जरीज़ का बेसिक प्रिंसिपल सीखना चाहिए। सर्जरीज़ को कैसे कन्वेंशनल तरीके से अच्छे से किया जाता है वो सीखना चाहिए। रोबोटिक्स या कोई भी एडवांस सर्जरी जैसे आर्थ्रोस्कोपी या स्पाइन, ये स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती हैं, जो जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, आपकी सर्जिकल स्किल्स एनहांस होने लगती हैं, तब इनको सीखना, इनकी जानकारी लेना बेहतर होता है। ओके, मतलब ये है कि स्टार्टिंग से लेकर बेसिक से लेकर फिर एडवांस जाओ, ना कि सिर्फ एडवांस पे। जी एग्जैक्टली ABCD के बाद ही पूरा लेटर्स पढ़ सकते हैं आप, तो ABCD पहले पढ़ना ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। अभी रोबोटिक की बात जब भी आती है तो पेशेंट्स हो या कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है तो उसे लगता है कि रोबोट्स ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो क्या सच में रोबोट्स ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है कि रोबोटिक सर्जरी में जो
सारा का सारा प्रोसीजर है, जो पूरी सर्जरी है वो रोबोट द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, ये रोबोटिक आर्म या रोबोट जो होता है ये सर्जरी में आपकी असिस्टेंस के लिए होता है। जैसे नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट जब भी किए जाते हैं तो उनका बेसिक सर्जिकल प्रिंसिपल सेम है। पर रोबोटिक सर्जरी जब करते हैं तो उससे पहले सीटी स्कैन्स होते हैं, सर्जिकल प्लानिंग आप बिफोर हैंड करने लगते हैं। आप कंप्यूटर में डाल के एआई की मदद से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि बोन रिसेक्शंस कैसे करने हैं, कितनी डिफॉर्मिटी को किस एंगल पे करेक्ट करना है, इम्प्लांट्स जो लग रहे हैं उनकी पोजीशनिंग क्या होगी। तो ये सब जब प्री डिटरमाइंड होता है तो जब आप सर्जरी करते हैं, जब उसका एग्जीक्यूशन आता है तो रोबोटिक आर्म सिर्फ उस एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है। इसमें जो सारा का सारा काम है, एक्सपोजर से लेके, प्लानिंग से लेके, एक्सपोजर से लेके इम्प्लांट लगाने तक, ये एक सर्जन के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए उस सर्जन का कन्वेंशनल सर्जरी से और रोबोटिक सर्जरी से दोनों से ही एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि गलत इनपुट देने से रिजल्ट्स गलत आते हैं। इसलिए जब आप रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो आपका प्रिसीजन सिर्फ तभी बढ़ता है जब सर्जन उस एक्यूरेसी को मैच कर सकता है, उसकी फाइनर डिटेल्स को जान सकता है। तो रोबोटिक आर्म या रोबोटिक सर्जरी में जो मेन रोल होता है वो सर्जन का ही होता है। रोबोटिक आर्म सिर्फ असिस्टेंस की तरह काम करती है। मतलब एक प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी की तरह और वो आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए, चैट जीपीटी और रोबोटिक सर्जरी में बहुत अंतर है। चैट जीपीटी मैं भी कभी कभी यूज़ करता हूँ, तो उसमें तो आप 4 वर्ड्स डालिए और वो पूरा टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है। दैट इज समथिंग विच इज फॉर अस इट्स अ नेक्स्ट लेवल थिंग। एक लेटर ड्राफ्ट करने के लिए घंटों लग जाते थे, अब आप चैट जीपीटी पे डालिए और उसके 5 फॉर्मेट आपको हाथ के हाथ मिल जाएंगे, 5 तरीके से मिल जाएगा। रोबोटिक सर्जरी ऐसे नहीं होती है। रोबोटिक सर्जरी के लिए जो इनपुट्स हैं वो भी सर्जन द्वारा दिए जाते हैं, जो प्लानिंग है वो भी सर्जन द्वारा की जाती है। अभी तक जो एआई बेस्ड प्लानिंग है वो इतनी एडवांस नहीं आई है, बट हाँ, हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे मल्टीपल केसेस का डाटा जाता जाएगा, किसी भी एआई को जनरेट होने के लिए आई थिंक मिलियंस का डाटा जाता हुआ तभी जाके फ्यूचर में वो प्लानिंग जनरेट होती है। तो आई थिंक उस चीज़ से तो अभी हम काफ़ी पीछे हैं, बट डेफिनेटली एआई आपको हेल्प करने लगा है प्लानिंग के लिए। आप आपके अनुभव की जब भी हम बात करते हैं, 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका रहा है, आपने दिल्ली, बॉम्बे और बहुत अलग अलग जगहों पर, शहरों में और राज्यों में काम किया हुआ है। 20 ईयर्स में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हम एमी केयर का मान सकते हैं जब से आपने इस्टेब्लिश किया है, आई थिंक सो। देखिए, ये 20 ईयर्स ये एक्सपीरियंस है, ये एक जर्नी है। अब जर्नी में हर चीज़ का एक लुत्फ उठाना चाहिए। तो जब हम रेजिडेंट थे, जब हम पढ़ते थे, जब हम ट्रेनिंग में थे, तो हमारे सीनियर्स थे, हमारे बॉसेस थे, जिनसे हम सीखते थे। सीखने के बाद जब हमने काम करना शुरू किया, प्रैक्टिस की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया, प्राइवेट सेक्टर में काम किया, तो डे बाय डे अपने स्किल्स को आपको एनहांस करना होता है। क्योंकि आप ये ह्यूमन लाइफ से डील करते हो, आप ऑर्थोपेडिक्स में जॉइंट से डील करते हो, फ्रैक्चर से डील करते हो, और पेशेंट्स आपके पास काफ़ी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। तो एज ए डॉक्टर आपका ये कर्तव्य होता है, ये रोल होता है कि आप उस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें। एमी केयर बनाने के पीछे भी विजन यही था कि दिल्ली एनसीआर में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स तो बहुत सारे हैं, जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ है, बट वहाँ पे सर्जरीज एक्सपेंसिव होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। मैंने बहुत हॉस्पिटल्स में काम किया, फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड करने वाले तो 1% भी मैं नहीं बोलूँगा, उससे भी कम लोग हैं। तो बाकी लोग क्या सही ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते हैं, या टेक्निकली जो बेहतर ट्रीटमेंट है वो डिज़र्व नहीं करते हैं? तो उसी विजन से मैंने ये अपना हॉस्पिटल खोला, और आज मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि हम जितनी एडवांस सर्जरी होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हों, जैसे आर्थ्रोस्कोपी, सर्जरी ऑफ शोल्डर, नी, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा केसेस, सब के सब हम अब इस सेंटर में करते हैं। उसमें रोबोटिक सर्जरीज को इंक्लूड करना पिछले 2 साल से थोड़ा ज़्यादा हमें हो गया है। उसका भी विजन यही था कि ये जो गैप है, ये जो बड़े हॉस्पिटल का और छोटे हॉस्पिटल के बीच में जो टेक्नोलॉजी का गैप है, उसको हम बहुत नॉमिनल कॉस्ट से फिलअप कर पाएँ। तो मैं मानता हूँ कि हाँ, डेफिनेटली ये हमारा एक अचीवमेंट है अपने इस हॉस्पिटल के साथ।
बिल्कुल सही है। रोबोट्स के आने के बाद से क्या चेंजेस आए हैं एक सर्जन के जो ऑपरेशन का जो ड्यूरेशन होता है उसमें लेकर, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके बारे में हम बात करें। देखिए सर्जिकल प्रिंसिपल्स जैसे मैंने बताया आज भी सेम हैं। कुछ चीज़ों में हमेशा जिसे कह सकते हैं कि डिफरेंसेस रहते थे कि अलाइनमेंट इश्यूज हैं, यानी कि जब हम इम्प्लांट्स लगाते हैं तो किस अलाइनमेंट फिलॉसफी को हमें फॉलो करना चाहिए। ये थोड़ा टेक्निकल है, मैकेनिकल अलाइनमेंट, कैनेमेटिक अलाइनमेंट, कितने डिग्री में इम्प्लांट को फिक्स करना है, किस तरह से अपने गैप्स को बैलेंस करना है। तो जब आप नॉर्मल सर्जरी करते थे तो किसी भी जब नॉर्मल सर्जरी के अंदर कोई वैलिडेशन नहीं होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपके कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है जो आप वैलिडेट करते जाते हो कि ठीक है, हाँ ये हमने किया है और ये ठीक है, ये परफेक्ट है। तो ह्यूमन एरर का चांस हमेशा होता है और मेरा मानना है कि 70 to 80% टाइम तो आप ठीक ही होते हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स उसी कैटेगरी में आते हैं। पर जब रोबोटिक सिस्टम आप लेके आते हो, जब रोबोटिक टेक्नोलॉजी लेके आते हो, तो ये सर्जरी इंडिविजुअलाइज्ड हो जाती है। यानी कि अब तुम्हारी सर्जरी और मेरी सर्जरी एक सी नहीं हो सकती। हो सकता है कि किसी एक नी में डिफॉर्मिटी ज़्यादा हो, किसी की डिफॉर्मिटी कम हो, कहीं पे लिगामेंट्स टाइट ज़्यादा हो, कहीं लूज हो। तो अब जब भी आप कोई सर्जरी कर रहे हैं रोबोटिक्स द्वारा, तो एक वैलिडेशन है, एक डाटा है, और डाटा सत्य होता है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ ट्रूथ। तो जब आप सर्जरी करके हटते हैं, आप इम्प्लांट लगा के हटते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। आप ऑन टेबल बता सकते हैं कि इस पेशेंट के मूवमेंट कितने आएंगे, इसका रिकवरी कितने दिन में होगा, ये इम्प्लांट लंबे समय तक लास्ट करेगा क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में लगाएगी। तो कुछ डिफरेंसेस हैं जो बेसिक सर्जरी से रोबोटिक्स को बेटर बनाते हैं। पर फिर से मैं कहूँगा कि एक एक्सपीरियंस कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जन ही एक बेहतर रोबोटिक सर्जन हो सकता है। इसका उल्टा सत्य नहीं है, क्योंकि रोबोटिक आर्म्स इसी बात पे काम करते हैं कि आप उसको किस तरह का इनपुट देते हैं। ह्यूमन इनपुट इज इम्पोर्टेंट। Yes. जिस तरीके से आप उसे चलाना चाहते हैं वो वैसे ही चलेगा। इसका फ्यूचर अगर हम देखें कि एज अ सर्जन आप क्या एज अ फ्यूचर इसका फ्यूचर देखते हैं, रोबोट्स का फ्यूचर देखते हैं? इसका फ्यूचर देखा जाए तो इनॉर्मस है। किसी भी टेक्नोलॉजी को हम ये नहीं कह सकते कि 2 साल बाद क्या होगी, 5 साल बाद क्या होगी। 5 साल पहले जो फ़ोन्स थे वो डिफरेंट थे, कार्स डिफरेंट थी। हमने भी रोबोट की प्रिकर्सर जनरेशन्स पे काम किया हुआ है, नेविगेशन सिस्टम्स पे काम किया हुआ है। पर मेरा मानना है कि जैसे जैसे ज़्यादा सर्जन्स इसे यूज़ करेंगे, जैसे जैसे ज़्यादा सर्जरीज परफॉर्म होने लगेंगी, इससे परफेक्शन और अच्छा आने लगेगा। प्लस जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनपुट्स आएंगे वो भी सर्जन को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे। और ये सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, ये और सर्जरीज जैसे ऑर्थोपेडिक्स की हम बात कर रहे हैं तो और सर्जरीज में भी आएगा, हमारी स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज में भी आएगा, ट्रॉमा फिक्सेशन में भी आ सकता है, पेल्विक फ्रैक्चर्स में भी आ सकता है। तो फ्यूचर तो हमेशा की तरह मैं कहूँगा अनप्रेडिक्टेबल है, पर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होगा, ब्राइट हो, बहुत ब्राइट होगा। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरीज होती हैं, अब इसमें लेटेस्ट एडवांसमेंट अभी क्या आया है और आप उन्हें अपनाने का सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, इसके बारे में? देखिए, अभी जिस जनरेशन पे हम काम कर रहे हैं रोबोटिक जनरेशन पे, ये फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट्स हैं और ये लेटेस्ट जनरेशन है। तो इस रोबोटिक सर्जरी से आप नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और इसके अलावा पार्शियल नी रिप्लेसमेंट्स भी करते हैं। तो अभी तो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बट हम इंडिया में प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जल्दी ही शोल्डर सर्जरीज के लिए भी आएंगे, शोल्डर रिप्लेसमेंट्स के लिए भी आएंगे। उससे ऑटोमेटेड रोबोट्स तो नहीं कहूँगा मैं, अभी हमारे ब्लूप्रिंट्स और नेविगेशन सिस्टम्स आने लगे हैं जिससे हम शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी करते हैं। इसके डिसएडवांटेज के बारे में अगर मैं बात करूँ, इज देयर एनी डिसएडवांटेज? देखिए, डिसएडवांटेज तो मैं नहीं कहूँगा, इसका एक लर्निंग कर्व है। लर्निंग कर्व, जैसे हम किसी भी सर्जरी को जब सीखते हैं तो उसके लिए हमें कुछ समय देना पड़ता है, उसकी हर बारीकियत को समझना पड़ता है। तो इसका लर्निंग कर्व है जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। एक एक्सपीरियंस सर्जन के लिए कुछ केसेस के अंदर ये समझ में आने लगता है। शुरू में कुछ केसेस में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, पर जैसे जैसे आप इसे रूटीनली यूज़ करते हैं और जैसा हम तो हमारे सारे रिप्लेसमेंट सर्जरीज रोबोटिक करते हैं, तो आज की डेट में टाइम हमारे लिए कंस्ट्रेंट नहीं रह गया है। बाकी और एज सच कोई ड्रॉबैक नहीं है, बल्कि फ़ायदे ज़्यादा हैं। पेशेंट का रिकवरी ट्रेंड बहुत फास्ट होता है।
जिस रिकवरी में हफ्तों से महीनों तक लगते थे, अब कुछ दिनों में पेशेंट इंडिपेंडेंट चलने लगते हैं, ब्लड लॉसेस नहीं होते हैं। प्लस जो उनका नी बेंडिंग होता है, जैसे नी बेंड करना, घुटना मोड़ना, चलना, वो बहुत फास्ट होने लगता है। फिजियो की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो ओवरऑल एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। अच्छा, यंग पेशेंट्स के बारे में अगर हम खास तौर पे बात करें जिन पे रोबोटिक्स का यूज़ किया जाता है, उन पर क्या इम्पैक्ट आता है? देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज यंग एज के लिए नहीं होती हैं, ओके। अनलेस अनटिल किसी का जॉइंट इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ख़राब हो गया हो। तो ये सर्जरी यूजुअली ओल्ड एज सर्जरी होती है, पर हम ओल्ड एज में भी यंग ओल्ड पेशेंट बोलते हैं। पेशेंट्स हु आर 50-55, फॉर अस दे आर यंग पेशेंट्स। उनका एक्टिविटी डिमांड हाई होता है। आजकल लोग डांसिंग का शौक रखते हैं, खेलने का शौक रखते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी द्वारा रिकवरी ट्रेंड के साथ में जो इम्प्लांट प्लेसमेंट होता है, वो पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल नी की तरह महसूस कराता है, नॉर्मल हिप की तरह महसूस कराता है। तो ये जो यंग पेशेंट्स हैं, ये अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी बेटर कर पाते हैं। ओके। क्या मिथ्स हैं रोबोटिक्स के बारे में अभी हमारे समाज में या लोगों में या पेशेंट्स में? मिथ्स, सबसे पहली मिथ तो प्रज्ञा वही है जो तुमने सवाल पूछा था कि सर्जरी डॉक्टर करता है कि रोबोट करता है। उसका आंसर मैं दे चुका हूँ जी। इसके अलावा लोगों का कहना ये है कि, कहना क्या मतलब, जो सवाल वो पूछते हैं कि डॉक्टर ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इतने साल से कर रहे थे, आपने हमारे रिश्तेदार का किया, वो खुश हैं, हम वैसे ही करा लेते हैं। तो इसमें पेशेंट काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पेशेंट्स को ये समझाना पड़ता है कि इस चीज़ को हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। बाकी उसके बाद उनकी चॉइस होती है, बट जैसा जब आप एक काम को अच्छे तरीके से करते हैं और एक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो ऑब्वियसली हर मरीज़ को बहुत अच्छे मिलने की रिज़ल्ट मिलने चाहिए। तो हमारे यहाँ हम एमी केयर के अंदर बहुत अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम लोग ऑलमोस्ट 100% रोबोटिक्स ही जॉइंट रिप्लेसमेंट में करते हैं। जितने भी पेशेंट आ रहे हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के, उन पर आप रोबोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, राइट? यस, ये हमने प्रिंसिपल बनाया था कि जब टेक्नोलॉजी है तो उसे हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए और हर पेशेंट को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। कॉस्ट का फैक्टर थोड़ा रहता है, बट पेशेंट्स उस चीज़ को समझते हैं, और चूँकि ये हमारा अपना अस्पताल है तो हम जहाँ तक पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं उसमें करते हैं, पर उनके नतीजों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। नहीं, एक चीज़ ठीक कही आपने कि क्योंकि ये आपका हॉस्पिटल है तो आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं जी। अदरवाइज कॉर्पोरेट चल रहा होता है चीज़ें। देखिए, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, क्योंकि लाइफ सेवर हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके यहाँ टर्शरी केयर सेंटर हैं, उसमें जिस तरह से मशीनरीज लगी हुई हैं, स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो लाइफ सेविंग के लिए टर्शरी केयर सेंटर्स हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो एक्सपेंसिव है वो किन्हीं कारणों से एक्सपेंसिव हैं। एंड आई थिंक हमारे सिस्टम में हर प्रकार के हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है। जैसा हमारा पॉपुलेशन बेस है, तो वैसे ही हमारे हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही है। रोबोटिक्स की जब बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आ जाता है। तो इंडिया कहाँ पर है? इंटरनेशनल लेवल ऑफ रोबोटिक्स को बीट कर पा रहा है क्या इंडिया की? देखिए, अभी तक जितने रोबोट्स इंडिया में आए हैं जो ऑर्थोपेडिक्स में हम यूज़ करते हैं, वो मेजॉरिटी इंपोर्ट हुए हैं बाहर की कंट्री से। कोरियन है, यूएस है, जर्मन है। बट आपको जान के खुशी होगी कि हमारी कुछ इंडियन कंपनीज इंडिजिनस रोबोट्स डेवलप कर चुकी हैं, जिन पे काम चल रहा है, जो मार्केट में आ चुके हैं। तो जिस हिसाब से एआई, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो इंडिया कहीं से पीछे नहीं रहने वाला है। और हो सकता है कि कुछ सालों में आप देखें कि रोबोटिक सिस्टम्स आपकी डे टू डे सर्जरी का हिस्सा बन जाएं। उनकी जो कॉस्ट है वो इस लेवल पे आ जाए कि जैसे नॉर्मल मशीनरी किसी सर्जरी में यूज़ होती है, तो हर हॉस्पिटल में रोबोट्स होंगे। तो फ्यूचर इज़ ब्राइट। फ्यूचर इज़ ब्राइट, बट आपने जैसे कहा वही कॉस्ट फैक्टर आएगा, तो वो कैसे बैलेंस होगा? जब आपके यहाँ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स आने लगते हैं तो कॉस्ट का डिफरेंस आने लगता है। आज कोई चीज़ अगर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट 100 रुपये का है, तो जब वो इंडिया में बनने लगता है तो हो सकता है वो 30 रुपये का, 40 रुपये का आने लगे। तो वो कॉस्ट जब कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सर्जरी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो उसके एवज में जो कुछ पेशेंट्स के लिए बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो हॉस्पिटल्स करना शुरू करेंगे। ओके। जो रोबोटिक सर्जरी है, अगर एक बार कोई व्यक्ति मतलब कोई पेशेंट अगर करा लेता है तो क्या उसके रिवीजन सर्जरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या कम रहते हैं?
देखिए, रिवीजन सर्जरीज के चांसेस हमेशा इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि प्राइमरी सर्जरी कितनी अच्छी हुई है। रिवीजन का मतलब है कि आपका पहले वाला इम्प्लांट फेल कर गया, अब वो इम्प्लांट किन कारणों से फेल किया वो जानना ज़रूरी होता है। जैसे कुछ पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप कितनी भी अच्छी सर्जरी कर लीजिए, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो फेल हो जाएगा, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे रोबोटिक हो, वो फेल करने का पूरा चांस है। बट अगर आपका इम्प्लांट प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, तो आपका नी या हिप जब लोड होना शुरू होगा, यानी जब आप चलना शुरू करेंगे, तो उसका कोई हिस्सा ज़्यादा घिसेगा, कोई हिस्सा कम घिसेगा। तो जो नॉर्मल इम्प्लांट 20-25 साल चलना चाहिए, वो 5-7 साल के अंदर वियर टियर में आ जाता है, वो घिस जाता है, वो लूज़ होने लगता है। तो जब आप रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो ये प्रिसीजन आपको मिलता है, और वो प्रिसीजन जैसे मैंने बताया आपके पास वैलिडेशन होता है। आप जब अलाइनमेंट रिस्टोर करते हैं, जब आप इम्प्लांट को प्लेस करते हैं, तो आप उसकी परफेक्ट पोजिशनिंग देखते हैं, तो ऑब्वियसली जो रिवीजन के रेट्स हैं वो कम होते जाएंगे, रिवीजन के चांसेस कम होते चले जाते हैं। अच्छा, पेशेंट का माइंडसेट क्या है रोबोटिक्स को लेकर, एज वी डिस्कस, बट फिर भी देखिए पेशेंट का माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। जैसे जब ये शुरुआत में 2-3 साल पहले टेक्नोलॉजी आई थी, तब लोग इस बात से कन्विंस नहीं थे, क्योंकि सबका मानना था कि डॉक्टर साहब आप इतने तजुर्बे से करते हैं तो आप बढ़िया करते हैं, और हमें मशीन पे विश्वास नहीं है। पर जैसे जैसे सर्जन्स इसे यूज़ करते चले जा रहे हैं, पेशेंट्स के रिजल्ट आते जा रहे हैं, जो सर्जरी करा के जाते हैं उनका रिकवरी ट्रेंड देखते हैं, तो हमारे पास तो एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को भेजता है, दूसरा तीसरे को भेजता है। इसलिए भेजता है क्योंकि वो उनकी रिकवरी से इतना सेटिस्फाइड होता है, उनके रिजल्ट से इतना सेटिस्फाइड होता है। तो अब हमारे सेंटर पे हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आती है। पेशेंट्स हमारे ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ से कन्विंस होके आते हैं, पढ़ के कन्विंस होके आते हैं। तो अब ये चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी आते होंगे जिनको जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो उन्हें फिर आप कैसे कन्विंस तो जब करते हैं? पेशेंट्स को जिसकी जानकारी नहीं होती है, तो हमारा काम है उन्हें अवेयर करना, उनको नॉलेज देना, प्लस हम उनको अपने पुराने कुछ पेशेंट से मिलने के लिए कहते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए कहते हैं, उनको नंबर शेयर करते हैं। ओपीडी के अंदर जब पेशेंट फॉलोअप के लिए आते हैं तो हम उनसे मिलवाते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट को इस बात से कन्विंस होना चाहिए कि मुझे एक अच्छा ऑपरेशन कराना है, एक अच्छे डॉक्टर से कराना है, एक अच्छी टेक्निक से कराना है। तो उसके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, हम और हमारी टीम इस चीज़ को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। रोबोटिक सर्जरी जब भी की जाती है, तो क्योंकि डॉक्टर ही उसे ऑपरेट करता है, तो क्या हर जगह अलग अलग हॉस्पिटल्स में सेम रिजल्ट्स आते हैं, या वो डिपेंड करता है सर्जन पे? अब ये सवाल बड़ा ट्रिकी सवाल है। अब हर हॉस्पिटल में ऑपरेशन होते हैं, हर हॉस्पिटल में रोबोट्स लगे हुए हैं, और मैं और हमारे सारे कलीग्स मोर और लेस वेल ट्रेंड हैं। तो ये कहना कि किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के रिजल्ट अच्छे हैं या पर्टिकुलर डॉक्टर के रिजल्ट अच्छे हैं, ये गलत होगा। ये टाइम था आज से शायद 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, जब नी रिप्लेसमेंट नया नया इंडिया में आया था, लेट 90s में। तब हमारे कुछ सीनियर सर्जन्स हुआ करते थे जो ही सर्जरी को परफॉर्म करते थे। बट आज के एरा के अंदर ये एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म सर्जरी है, और कोई भी सर्जन जो वेल ट्रेंड है, जिसका एक्सपोजर रहा है इन सर्जरीज को लेके, वो इन सर्जरीज को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। पेशेंट के लिए ध्यान रखने वाली क्या बातें हो सकती हैं जब भी वो रोबोटिक्स के लिए जा रहे होते हैं? देखिए, पेशेंट रोबोटिक्स के लिए क्या स्पेशल कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना है तो अपने आप को तैयार करना है एक अच्छी और सक्सेसफुल सर्जरी के लिए। अपने माइंडसेट को क्लियर करना है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को ट्रू रखना है, अपनी कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोई भी कार्डियक डिजीज़, इन सब को वेल कंट्रोल रखना है, अपने वज़न को कंट्रोल करना है, आगे आने वाले समय में एक्सरसाइजेस के लिए रेडी रहना है। ये सब कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं जिससे पेशेंट अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। रोबोटिक्स तो सिर्फ एक हिस्सा है उस ट्रीटमेंट का। रोबोटिक्स एक हिस्सा है लाइफ का भी, आई थिंक। जी, रोबोट्स एक अब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। यस, रोबोट्स में भी अभी आप जनरेशंस देखोगे, टेली रोबोट्स आएंगे। देन टेली रोबोट्स, आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप चाय पानी से लेके घर का काम करने के लिए भी रोबोट्स आ गए हैं। सो लाइफ के हर हिस्से में टेक्नोलॉजी तो आएगी। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु सर। थैंक यू।